नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कोलकाता से कर रहे हैं, जहां एक होटल में लगी बड़ी आग में 14 लोगों की जान चली गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम अगर समय पर पहुंचती तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जहां ये हादसा हुआ, ये बड़ा बाजार का इलाका था, जहां पर अवैध कब्जे और संकरी गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में जो फायर फाइटर्स थे, उन्हें दीवार तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। काफी वक्त इसमें जाया हुआ, इसलिए समय पर लोगों को मदद नहीं मिल पाई। अब बीजेपी ममता सरकार से कई सवाल पूछ रही है। ये पौ फटेगा सूरज नहीं, आग का वो गोला है जिसमें एक के बाद एक जिंदगियों के सूरज डूबते चले गए। दिन भर के थके मांदे लोगों ने 29 अप्रैल की रात कोलकाता के ऋतुराज होटल को ठिकाना बनाया था। ठीक से आंख भी नहीं लगी थी कि होटल की पहली मंजिल में आग लगी और फिर फैलती चली गई। ऊपर होटल की बिल्डिंग में लोग फंसे थे, लोग नीचे भी जमा थे। शोर शराबा हो रहा था, अफरा तफरी मची थी। आग लगने की खबर पाकर फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुंच चुका था, लेकिन सकरी गली ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। होटल में फंसे लोगों की बेबसी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उनमें से कई ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। यह हादसा कोलकाता में पूर्वी भारत के सबसे बड़े थोक बाजार की पहचान रखने वाले बड़ा बाजार के रविंद्र सरनी इलाके में हुआ। जिस 5 मंजिला होटल में आग लगी, उसमें आमतौर पर या तो कारोबारी ठहरते हैं या फिर घूमने फिरने के लिए कोलकाता पहुंचने वाले लोग। आग लगी तो होटल में धुआं भरा और लोगों का सांस लेना मुश्किल होने लगा। फायर ब्रिगेड का रास्ता जितना धुएं ने रोका, उससे ज्यादा संकरी गली ने। आग बुझाने और लोगों को बचाने पहुंची टीम को होटल में घुसने के लिए दीवारें तोड़नी पड़ी, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, अंदर से भी, रूम में से भी लाइव रेस्क्यू किए गए थे। कम से कम 5 लोगों को रूम के अंदर से लाइव रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में 11 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। 5 तला में थे। 5 तला में जब हम देखे कि नीचे से आग जल रहा है, और आग जलते जलते इतना धुआं का लपटा जो है गैस, और गैस ऐसा हुआ कि लगा कि गला मेरा घूट रहा है। हम किसी तरह से खिड़की की तरफ गए जहां किचन है 5 तला में। वहां एक जंगला था, जंगला को मारे, जंगला टूट गया। एक ही बार में टूट गया। उसके बाद हम जंगला पे चढ़ करके पैर पहले फेंके और पाइप के सहारे उतरे। दादा 2 तला पर आए। 2 तला के बाद कोई पाइप नहीं था। उसके बाद हम गिर गए वहां। 2 मिनट बाद बोला गया कि आप लोग बाहर हो जाइए। सारे पैसेंजर को बाहर किया जा रहा है क्योंकि आग जो है फैल रही है, अब सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। तो हम लोग तत्काल बाहर आ गए। फिर उसके बाद पता चला कि आग बहुत बुरी तरीके से फैल गई है। अब चूंकि हम लोग का 5th फ्लोर पे रूम है, हम लोग का सारा सामान जो है ऊपर है। 7:45-8 के बीच में आग लगी है अभी। दमकल विभाग को आने में 1 घंटा टाइम लगा। कब तक आग पर कब तक काबू पा गए? 2 घंटा 2.5 घंटा लगा काबू पाने में। और ये जो लोग मरे हैं, उनकी बॉडियों को निकालने में पुलिस या प्रशासन की तरफ से कब तक, मतलब 4 साढ़े 4 बजे सुबह 4:30? हाँ। करीब कितने लोग मरे हैं? 18-20 करीब। तो आप एकदम चश्मदीद है, मौके पर आप मौजूद थे सारी रात? हाँ जी। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए कोलकाता के मेयर और ममता के खास करीबियों में गिने जाने वाले फिरहाद हकीम भी पहुंच गए और बुझी आग पर सियासत सुलगने लगी। सिस्टम पर सवाल उठने लगे। जिम्मेदारी ममता सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट जेनोसाइड। इट्स ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड। सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, पैसा देके सब मिल जाता है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन होता है और जहां कहां बाजार खड़ा हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार घटना होती है और जीवन हानि होती है। बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, इतने लोगों की जानें गई है। लेकिन सरकार को इस मामले में और भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ममता बनर्जी सोच रहे हैं प्रशासन तो नहीं चला पा रहे हैं, तो भगवान से माफी मांग ले, जगन्नाथ मंदिर बनाकर। ये आरोप पहली बार नहीं लगा है। बड़ा बाजार में ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं, आरोप पहले भी लगते रहे हैं, सफाई पहले भी आती रही है, इस बार भी आई। हम लोग कठोर सजा देंगे। FIR हो गया है सर? FIR होगा, फॉरेंसिक होगा,
सब भी होगा। And sir, are you going to travel back to Kolkata or will you be here? आफ्टर प्रोग्राम का बाद हम लोग चला जाएगा। मेरा डीजी जो है वो गया है अभी, और रात में इधर ही था, सुबह चला गया है। आफ्टर इंक्वायरी के बाद हम लोग बोलेंगे सर। आग कैसे लगी, जिम्मेदार कौन है, गुनाह किसका है, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। तब तक ऐसे हादसे न हों, इसके लिए दुआओं का इंतजाम कर लीजिए। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। दिल्ली के गांधीनगर में 2 दुकानों में आग लगी। इतनी भयंकर ये आग थी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हड़कंप की वजह शोलों का ये तांडव है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लगी है। धुएं के साथ आग की विकराल लपटें उठ रही हैं। आग के कोहराम की ये तस्वीरें दिल्ली के गांधीनगर की हैं। गांधीनगर के मेन रोड इलाके में बनी 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ वक्त में ही एक बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। आग का रौद्र रूप देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डर यह था कि बिल्डिंग से उठती लपटें दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ना ले लें। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दोनों दुकानों में आग कैसे लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में दोनों दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं पहलगाम हमले की, जिससे जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ। इस हमले के साजिश के तार 3 किरदारों से जुड़ रहे हैं, जिनकी शय पर घाटी में नरसंहार हुआ। कौन है ये लोग और क्या कार्रवाई इन पर होने वाली है, दिखाते हैं रिपोर्ट। चेहरा बेनकाब, साजिश बेनकाब। पहलगाम को लहूलुहान करने का प्लान किसने बनाया? साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम का साजिशकर्ता नंबर 1, नाम हाफिज सईद, खासियत आतंकी संगठन, लश्कर तैयबा का चीफ। पहलगाम हमले की साजिश के सिरे जोड़ने में लगी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पहलगाम हमले का पहला साजिशकर्ता आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद है, जिसने पाकिस्तान में बैठकर पहलगाम हमले का खाका बुना है। पहलगाम हमले का साजिशकर्ता नंबर 2, नाम है सैफुल्ला, खासियत है आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ। हाफिज सईद की खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का दूसरा किरदार है सैफुल्ला। पहलगाम का साजिशकर्ता नंबर 3, नाम है हाशिम मूसा। तीसरा साजिशकर्ता और हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा है, जो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छुपा है। वो पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो था। उस पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। मैंगलोर में पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी की वजह से भीड़ की हिंसा का शिकार हुए युवक की पहचान इरफान के तौर पर हुई है, और इस मामले में पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के वायनाड के रहने वाले अशरफ की मौत के मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से ये कुछ तस्वीरें हैं। पुलिस ने 25 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। Since more than 5 people attacked the victim and so we have invoked the section 103। इस मामले में पीड़ित पर 5 से ज्यादा लोगों ने हमला किया था, इसलिए हमने मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 103 लगाई है। मैंगलोर में पहली बार ये धारा लगाई गई है। So we are further doing the investigation in this regard. Whosoever assaulted the victim will be brought to the box. रविवार को मैंगलोर में एक मंदिर के पास अशरफ की लाश मिली थी। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की वजह से अशरफ और सचिन में बहस शुरू हुई, जो बाद में अशरफ के लिए जानलेवा साबित हुई। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं के साथ सीरियल रेप के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि छात्राओं के साथ गैंग रेप किया गया था। आरोपियों के मोबाइल की जांच में इस बात की जानकारी सामने आई है। इनके मोबाइल में गैंग रेप के वीडियो सेव्ड मिले हैं। जहां पर यह हैवानियत हुई उसके बारे में भी जानकारी चौंकाने वाली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच के लिए कमेटी बिठा दी है। भोपाल में गंदे खेल का शिकार बनकर ब्लैकमेलिंग की जाल में फंसी कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप भी किया गया था।
इस गुनाह का खुलासा हुआ आरोपियों के मोबाइल से, जिसमें छात्राओं के साथ की गई हैवानियत के अनगिनत वीडियो स्टोर थे। आरोपियों के खिलाफ पहले सिर्फ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के आरोप लगे थे। हैवानियत की वीडियो सामने आए तो गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ दी गयी। कॉलेज से महज 100 मीटर दूर आरोपी अपने जिस अड्डे पर छात्राओं को हैवानियत का शिकार बनाते थे, वो जगह भी अब सबके सामने आ चुकी है। ये नगर निगम की वही प्रॉपर्टी है जहां छात्राओं को घिनौने खेल का शिकार बनाया जाता था। एनडीटीवी को मिली ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये महज एक इमारत नहीं बल्कि एक जाल था, जिसमें फंसने वाली छात्राओं के सिर्फ शरीर पर जुल्म नहीं हुआ, मन पर भी ऐसे जख्म दिए गए जो शायद कभी न भर पाएं। पुलिस ने अब इस होटल को सील कर दिया है और जांच जारी है। तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि है ये रेस्टोरेंट कॉलेज से केवल 100 मीटर दूर, लेकिन एक सुनसान जगह पर। किस तरह से सुनसान है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है वो भी पूरी तरह से सुनसान है। आप देख सकते हैं वो एक पूरा रास्ता बना हुआ है जो कि एक मिट्टी के ढेर की तरफ जो बनी हुई पहाड़ी जैसा रास्ता है वहाँ पर पहुँचता है, और उसके सामने पूरा हिताड़ी खेड़ा डैम जो है वो बना हुआ है। हिताड़ी खेड़ा डैम के सामने ही ये होटल बना हुआ है जहाँ पर युवक युवतियों को लेकर आते थे। इस तरह की चर्चा, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी। इस तरह के बयान भी युवतियों द्वारा दिए गए थे, जिसके चलते अब यहाँ पर जो पुलिस है वो पहुंची थी। पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस यहाँ पर पहुंच रही थी। जो हमारी 5वीं पीड़िता सामने आई है और FIR दर्ज कराई है, इसका ये कहना है करीब 1 वर्ष पहले की बात है। और ये जो हमारा पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हैं फरहान और अली, ये एक एक करके कमरे पे ले गए थे किसी भी तरह से बहाने से, और वहाँ कमरे पे दोनों के द्वारा इनका रेप किया गया था। इसीलिए हमने गैंग रेप की धारा 376D और 506 उनको धमकी देने की, वीडियो ब्लैकमेल करने की और भी ऐसी बातें थी जो कि धर्म संबंधी थी, तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। फरहान के मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं उनमें दुष्कर्म और हिंसा साफ दिख रही है। भोपाल में कॉलेज की लड़कियों को ड्रग्स देकर गैंगरेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले के आरोपी फरहान, शाद, साहिल और अली पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी पिटाई भी हो चुकी है। इनमें से किसी ने छात्राओं को दोस्ती के नाम पर धोखा दिया, तो किसी ने डांस क्लास के बहाने ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया। भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं के साथ हैवानियत के सिलसिले की शुरुआत साल 2017 में हुई। प्यार का झांसा देकर पहले इनका रेप किया जाता, फिर रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गैंग रेप किया जाता। रेप के वीडियो की धमकी देकर सहेलियों को लाने का दबाव बनाया जाता। इसी तरह एक के बाद एक छात्राएं जाल में फंसती गईं। डर, शर्म और भरोसे की कमी के चलते सब सहती भी गई। इनके खिलाफ पहली बार आवाज उठी 18 अप्रैल 2025 को, जब इस रैकेट का शिकार हुई 2 सगी बहनों ने बाग सेवनिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तब से अब तक 5 छात्राएं अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत करा चुकी हैं। इन आरोपों की जांच के लिए महिला आयोग ने झारखंड की पूर्व DGP निर्मल कौर की अगुवाई में कमेटी बना दी है, जिसे 10 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। महिला आयोग ने अब इसमें स्वतः संज्ञान ले लिया है। 3 सदस्यीय टीम उनकी भी बनाई गई है। हाँ, वो हमें मीडिया के द्वारा पता चला और लेटर भी आ गया है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो गठित टीम है वो आ गई है। अब तक मामले में फरहान, शाद, साहिल और अली यानी 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नबील और अबरार फरार हैं। पुलिस की 2 टीम बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मशहूर रहा मध्य प्रदेश अब उन कॉलेजों की समाधियों के तौर पर जाना जाने लगा है। भोपाल की ही बात करें तो बीते 9 साल में 60 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज यहां पर बंद हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में यह आंकड़ा 155 तक पहुंच चुका है। यह है रातीबढ़ का गार्गी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम सुनते ही लगता है जैसे ज्ञान और विज्ञान की गंगा बहती हो, मगर अब यहाँ बगिया बनाने की तैयारी है। अब यहाँ बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं बल्कि रिजॉर्ट के कमरे बनने जा रहे हैं, यानी डिग्री की जगह अब यहाँ डिलक्स रूम मिलेगा। एक दौर था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना शुरू हुए। मैं इस वक्त उसी एक में से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हूँ जिसको गार्गी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के नाम से पहचाना जाता था। कभी ये बच्चों से गुलजार हुआ करता था और अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील है।
यहाँ के मालिकों ने इस कॉलेज को जो है बंद करने का निर्णय लिया, चूँकि बच्चों की संख्या कम हो गई थी, बच्चों के प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे थे। ज़्यादातर बच्चे दूसरे राज्यों से यहाँ अपने भविष्य को संवारने के लिए आते थे। भविष्य में संवारने के लिए लाखों रुपए की फ़ीस कॉलेज प्रबंधन वसूलता था और उन सब के बीच में नहीं हो पाता था, तो उनको नहीं मिल पाता था रोज़गार और यहाँ से उनकी भविष्य की संभावनाएं धूमिल होती थी। लिहाजा लगातार कॉलेजों के अंदर जो थे वो स्टूडेंट की संख्या कम होती रही और अब कॉलेज मालिकों ने पिछले कुछ सालों में घटी हुई संख्या के बाद पिछले 1 साल के अंदर ही इस कॉलेज को जो है रिजॉर्ट के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया है। ये है आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नाम तो सुनते ही इनोवेशन का भ्रम हो जाए, लेकिन हालात ये हुए कि 2020 में बैंक ने इसे नीलाम कर दिया। अब वहीं अरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग चल रहा है। इंजीनियरिंग गई पर सुई धागे का कोर्स शुरू हो गया, मतलब तकनीक से सेवा तक का सफर बहुत छोटा है। कभी आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होने वाला ये कॉलेज अब अरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के रूप में पहचाने जाने लगा है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों में इस कॉलेज में लगातार स्टूडेंटों की संख्या घटी और अरबिंदो कॉलेज के रूप में ये कॉलेज तब्दील हुआ है। पहले आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से यहाँ पर तमाम इंजीनियरों की पौध तैयार की जाती थी। तमाम कॉलेजेस के अंदर क्लासेस लगती थी इसके अंदर और बच्चे पढ़कर निकला करते थे इंजीनियरिंग यहाँ से, लेकिन बेहतर प्लेसमेंट नहीं होने, कॉलेज के द्वारा बेहतर एजुकेशन सिस्टम नहीं तैयार करने, बेहतर फैकल्टी नहीं होने के चलते लगातार स्टूडेंटों की संख्या गिरी और कॉलेज अब जो है अरबिंदो के रूप में बदल गया है। एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट नाम भले ही ग्रीक सभ्यता से प्रेरित हो, लेकिन किस्मत किसी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तहत तय हुई। आलीशान बिल्डिंग अब खामोश है और मैदान में पड़ी बसें बता रही हैं यहाँ कभी स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्क्रैप डीलर्स आते हैं। ब्यूटिशियन ट्रेनिंग की जो योजना चलाई जा रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है। मंत्री जी से जुड़े कॉलेज में अब ना ही इंजीनियरिंग है, ना ही सौंदर्य शास्त्र, बस सन्नाटा है। एक्रोपोलिस साइंस एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाने जाने वाला ये कॉलेज बंद हो चुका है। कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले और इंजीनियरिंग साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रिसर्च सेंटर और स्किल्ड के लिए पहचाना जाता था, लेकिन घटती हुई संख्या और इन सब के बीच में प्लेसमेंट नहीं होने, गुणवत्ता को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होने पर यह कॉलेज जो है ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि पिछले कुछ अरसे में लगातार छात्रों की संख्या घट रही थी। यही कारण रहा कि मैनेजमेंट ने तय किया कि इस कॉलेज को बंद किया जाए। कुछ अरसे तक यहाँ पर ब्यूटी की क्लासेस चलती रहीं, ब्यूटी और क्लीनिंग की क्लासेस चलती रहीं। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉलेज प्रबंधन को नाउम्मीदी जब हाथ लगी, लिहाजा कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया और अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पन्ने क्लोज हो चुके हैं। एक जमाना था जब भोपाल और इंदौर इंजीनियरिंग शिक्षा के 4 मीनार समझे जाते थे। उत्तर भारत से छात्र यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि पढ़ाई सस्ती थी, रहना आसान था और सपने बड़े थे। लेकिन जब सपनों की फैक्ट्री में सिलेबस वही रहा और मार्केट की मांग बदली तो फैक्ट्री बंद हो गई। बिना प्लेसमेंट, बिना गुणवत्ता, सिर्फ इमारतों से ना तो भविष्य बनता है न भरोसा। स्थिति ये हो रही है कि हम कॉलेज के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लैब खड़ा करके अपना काम खत्म कर दे रहे हैं और हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो रहा है लेकिन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता जा रहा है या लोप हो गया है। इस कारण से एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के न रहने के कारण आज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहे लेकिन कॉलेजेस को बंद करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को या जो भी चलाने वाली एजेंसियां उनको इन 3 बिंदुओं पर काम करना चाहिए। जानकार बताते हैं राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों की गिरती साख की 5 बड़ी वजहें हैं। रोजगार परक शिक्षा का अभाव, कंपनियों के अनुसार कोर्स नहीं, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं, संसाधन और योग्य फैकल्टी की कमी, रिसर्च इंटर्नशिप सिर्फ कागजों में। हालात से निपटने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है जिसमें IIIT, मैनेट, IISER और SPA के विशेषज्ञ हैं। ये कमेटी बंद कॉलेजों की पड़ताल करेगी, तकनीकी शिक्षा के हालात समझेगी और पढ़े लिखे इंजीनियरों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सुझाव देगी। बेहतर करने का मतलब ये है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कॉलेजेस जो विगत कई वर्षों में पहले कॉलेजेस बंद हुए हैं और आज कॉलेजेस को सपोर्ट की आवश्यकता है और वो एज अ फैसिलिटेटर जब गवर्नमेंट वर्क करेगी तो संभव हो पाएगा। और उसके लिए मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट्स हैं, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप जो है उसको एज अ ब्रिज गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को एक्ट करना पड़ेगा।
2015 में मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 300 थी, आज 140 रह गई है। कभी इन कॉलेजों में 95,000 से ज्यादा सीटें थी, अब 71,000 बची हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन सीटों पर बैठने वाले हैं या सिर्फ ताले लटकेंगे। सरकार समिति बनाकर सोच रही है, पर युवा अब बिना नौकरी वाली डिग्री नहीं सोचते और सोचने वालों की हालत कॉलेजों जैसी होती जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे बोलते हैं वो कि प्लेसमेंट हम आपको दिलाएंगे और मतलब इतने प्लेसमेंट आएंगे कॉलेज में, इतने लाख का हमारा पैकेज लगा है, तो मतलब वैसा 2-3 सालों में अब बहुत कम हो गया है और प्लेसमेंट आ भी नहीं रहे। फैकल्टी एक तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है और स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई छोड़ के दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया है और दूसरी चीज़ें हैं। मतलब कोई जिस वे में जाना चाहिए लोगों को उधर जा ही नहीं रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर बन चुकी है, जिसे अपडेट नहीं किया गया और अब डिलीट हो रही है। समिति का गठन हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समिति फिर किसी और समिति की रिपोर्ट तो नहीं बन जाएगी। भोपाल से अजय शर्मा के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर मिल चुका है। देवेन भारती मुंबई के नए पुलिस आयुक्त होंगे। पाराजामा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फणसाकर की गाड़ी को खींचकर उनकी गाड़ी तक ले जाते पुलिस अधिकारी। विवेक फणसाकर आज रिटायर हो गए। उनको पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। 35 साल की सेवा आप एक ही डिपार्टमेंट में जब करते हो तो ये तो जाहिर है कि बहुत ही एक आनंददायी भी क्षण है, अभिमान लगता है, बहुत मुझे सम्मानजनक क्षण है। और मैं मेरे सभी साथियों जिन्होंने मुझे 35 साल तक साथ दी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि मुंबई पुलिस दल जो है ये क्रमांक 1 का पुलिस दल है। बिल्कुल सर। और बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उसको हमेशा उजागर करते रहते हैं, संभालते रहते हैं। इसी तरह आगे भी संभालते रहेंगे, ये मेरे को विश्वास है। अब 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई पुलिस की कमान सौंपी गई है। वो अब तक मुंबई पुलिस के विशेष आयुक्त थे। महाराष्ट्र शासन ने मुझ पे जो महत्वपूर्ण जवाबदारी डाली है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने अथक प्रयास से जो भी मुंबईकर के लिए संभव है वो प्रयत्न करूंगा। और कोशिश करूंगा कि पुलिस की जो सर्विस है, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मुंबई शहर में है, वहाँ तक पुलिस की सर्विस पहुँचे और इसमें जहाँ भी गैप है उसको हम टेक्नोलॉजी के द्वारा दूर कर सकें, यही मेरा प्रयास रहेगा। वो संयुक्त आयुक्त कानून और व्यवस्था के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले अधिकारी भी है। वो महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख भी रह चुके हैं। वो कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच से जुड़े रहे। वो उस जांच टीम का भी हिस्सा थे जिसने मुंबई पर आतंकी हमलों और वरिष्ठ पत्रकार जेडे हत्याकांड की जांच की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद एडीजी लेवल का हो या डीजी रैंक का हो, इसका महत्व कम नहीं होता है। देवेन भारती की नियुक्ति भले ही एक प्रशासनिक फैसला हो, मगर ये इस बात का सबूत देती है कि नेतृत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।